से 3 या 4 महीने पहले। तो मोस्ट प्रोबेबली फेब में एग्जाम होता है, जनवरी के लास्ट वीक में एग्जाम होता है। तो जनवरी लास्ट वीक, फेब फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम होगा। आप इनकी तैयारी स्टार्ट कर सकते हो अक्टूबर या सितंबर से। तो अक्टूबर सितंबर से आप इन दोनों टॉपिक की तैयारी स्टार्ट करोगे। 1 महीने 1.5 महीने में दोनों टॉपिक कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद आपकी रिवीजन चलेगी। इसका मतलब अभी तो आपको इन दोनों टॉपिक को छेड़ना ही नहीं है, यानी 30% मार्क्स आपके लास्ट में सिक्योर होंगे। क्यों इनको छेड़ना नहीं है? अगर इनको अभी आप कर भी लोगे, ये ऐसे टॉपिक है जो जिनमें आपको बार बार रिवीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ये स्टैंडर्ड चीजें होती हैं, दीज आर दी स्टैंडर्ड्स। न्यूमेरिकल एबिलिटी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, उतनी कम है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, इनके एंडलेस प्रॉब्लम्स होते हैं। इनका एक कंसेप्ट होता है, अगर इन कंसेप्ट्स को आपने पकड़ के रख लिया, आप सारे सवाल बना के आ जाओगे वहां पे। तो इनमें अभी से टाइम इन्वेस्ट करने का कोई पर्पस नहीं बनता, क्योंकि अभी हमारे पास टेक्निकल सब्जेक्ट्स बहुत है। तो इन दोनों टॉपिक्स की तैयारी तो मैं लास्ट में रखूंगा, एग्जाम से 3 महीने 4 महीने पहले। 2022 का एग्जाम दे रहे हो तो आप उससे 3-4 महीने पहले, 23 का एग्जाम दे रहे हो उससे 3-4 महीने पहले। बचा हुआ सारा टाइम आपका इन्वेस्ट होगा टेक्निकल पोर्शन के अंदर। अब टेक्निकल पोर्शन में कौन सा टॉपिक पहले लूं, कौन सा बाद में लूं, ये 2 बातों पे डिपेंड करेगा। पहला, उस टॉपिक की वेटेज कितनी है आपके एग्जाम में। दूसरा, उस टॉपिक को करने में टाइम कितना लगता है। तीसरा, आपका इंटरेस्ट किस टॉपिक के अंदर है। ये तीनों चीजें या तीनों फैक्टर मिलकर डिसाइड करवाएंगे आपको किस ऑर्डर के अंदर अपनी प्रिपरेशन को करना है। तो अगर मैं वेटेज बताऊं पिछले 5-10 सालों में एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, सो फर्स्ट इज ऑफ जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। So geotechnical engineering, so soil mechanics भी बोल सकते हो, so you can say soil mechanics और फाउंडेशन इंजीनियरिंग। इसकी वेटेज मैक्सिमम निकल के आती है। तो अकेला टेक्निकल सब्जेक्ट 15 नंबर देगा आपको। तो एक अकेला टेक्निकल सब्जेक्ट आपको 15 नंबर दिला देगा। तो 15 मार्क्स आर डायरेक्टली बीइंग आस्क्ड फ्रॉम जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग, व्हिच इज ह्यूज। तो गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वेटेज बहुत ज्यादा होती है। तो अगर मैं टेक्निकल पोर्शन लूं, टेक्निकल पोर्शन कितना है 70 मार्क्स का, 70 में से 15 नंबर तो आपको सॉइल मैकेनिक्स में मिल जाएंगे। इसका मतलब कितना वेटेज आ गया, आउट ऑफ 70 20% से भी ज्यादा वेटेज किसकी है, सॉइल मैकेनिक्स की है। तो आपके गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, सबसे कंसेप्चुअल टॉपिक भी है और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। इसके जो कंसेप्ट्स हैं वो आपके बाकी सब्जेक्ट्स में भी अप्लाई होते हैं। तो अगर आपका इंटरेस्ट है इसके अंदर, तो सबसे पहले यही तैयार करो, क्योंकि अगर ये सब्जेक्ट तैयार हो गया आपका, इसके साथ साथ इसकी पेरिफेरी में 3-4 सब्जेक्ट वैसे ही तैयार हो जाते हैं, या इसके कंसेप्ट वहां पर भी अप्लाई हो जाते हैं। तो सबसे पहले आई विल प्रेफर टू गो फॉर जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग। सारे पर्पस फुलफिल करता है, इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है, कंसेप्ट भी बहुत अच्छे अच्छे हैं, तो इंटरेस्ट बना रहता है उसके अंदर, वेटेज भी मैक्सिमम है। तो अगर आपने इसको ढंग से कर लिया, तो आपको जो मार्क्स मिलेंगे वो भी कंपैरेटिवली ज्यादा मिलेंगे। इसके बाद जो टॉपिक निकल के आता है, वो निकल के आता है एनवायरमेंटल। सो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, इसकी वेटेज चल रही होती है 13 से लेके 14 मार्क्स। तो कभी 13 मार्क्स का, कभी 14 मार्क्स का, कई बार ज्यादा भी निकल के आ जाता है जियोटेक से। ये मैंने एवरेज वैल्यू निकाल के रखी है। पिछले साल एनवायरमेंट के ज्यादा प्रॉब्लम थे, जियोटेक के कंपैरेटिवली कम प्रॉब्लम थे। तो 1-2 मार्क्स का वेरिएशन ऊपर नीचे हो सकता है पर इसकी वेटेज चलती है 13 से लेके 14 मार्क्स के बीच में, विच इज ऑल्सो ह्यूज। तो 20%। तो अगर थोड़ा सा सोचे हम, अगर थोड़ा सा भी सोचे, अभी तक 4 सब्जेक्ट लिखे हैं आपने, आउट ऑफ हाउ मच, आउट ऑफ 15-16 टॉपिक्स, 15-16 टॉपिक में से 4 टॉपिक अगर मैं इनको क्लब कर दूं, कितना वेटेज निकाल के दे रहे हैं आपको। हमारे पास 16-17 टॉपिक है पढ़ने के लिए, उनमें से अगर मैं ये 4 टॉपिक भी कवर कर लूं, कितना वेटेज निकल के आ रहा है, 30 + 15 + 50। तो इसको भी अगर मैं 15 मार्क्स लेके चलूं, इट मींस इट इज कमिंग आउट टू बी हाउ मच, इसका मतलब कितना निकल के आ रहा है, 60% के आसपास वेटेज निकल के आ रही है। और 60% सफिशिएंट होता है आपको एक अच्छा स्कोर लाने के लिए। 60% इज सफिशिएंट टू गेट अ गुड स्कोर। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप नॉमिनल स्कोर लेके आओ, एक अच्छा स्कोर माना जाता है 60+। इसमें आपको कोई सी भी एनआईटी भी मिल जाएगी अगर आपने 60+ स्कोर है, और अगर चांसेस अच्छे हुए आपको आईआईटी भी मिल जाएगी। जैसे इस बार 62 मार्क्स पे भी आईआईटी रुड़की मिली हुई है, या जो अभी नई आईआईटीज बनी है उनमें भी आपको एडमिशन मिल सकता है। तो अगर मैं ये 4 टॉपिक भी स्ट्रेटेजिकली तैयार करूं, 2 टॉपिक बिल्कुल लास्ट में, ये 2 बड़े टॉपिक भी, इनमें टाइम बहुत कंज्यूम होता है, जियोटेक में और एनवायरमेंट में मैक्सिमम वेटेज इन्हीं का है, मैक्सिमम सिलेबस भी इन्हीं का है। तो कवर करने में टाइम बहुत ज्यादा लगता है, पर आपको मार्क्स भी बहुत ज्यादा निकाल के देंगे ये। तो अप्रोक्सीमेटली 60% आपका वेटेज कवर हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आती है इज ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। इज ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, अगेन वेटेज इज ह्यूज, वेटेज बहुत ज्यादा है इसका, अप्रोक्सीमेटली 10 मार्क्स के आसपास। तो 10 नंबर के सवाल पूछेगा ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग से, और अगर आपने ये 10 नंबर भी क्रैक कर लिए, आपकी एक अच्छी रैंक निकल के आ जाएगी। तो अगर 70 मार्क्स के आसपास आपके में निकल के आ गया, टॉप 100 में पहुंच गए हो आप। अगर आपने 70 नंबर स्कोर कर दिए, यू आर इन टॉप 100। तो 60 पे एक अच्छा स्कोर माना जाता है,
सिविल इंजीनियरिंग के अंदर 70 मार्क्स लेके आ गए, टॉप 100 में एंटर कर जाओगे आप। टॉप 100 में एंटर कर गए, इसका मतलब जो पीएसयूज हैं वो आपकी रेंज में आ जाएंगी। तो वो डिपेंड करेगा कितनी सीट्स आई है पीएसयू के अंदर, पर इस मार्क्स पे पीएसयू से इंटरव्यू की कॉल आ जाती है। एट दिस मार्क्स यू विल गेट द कॉल आल्सो। सिलेक्शन होना नहीं होना वो इंटरव्यू पे डिपेंड करता है। इसका मतलब ये 5 सब्जेक्ट मेरे टिप्स पे होने चाहिए। तो ये 5 सब्जेक्ट तो गेट के लिए आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बन जाते हैं। 3 टेक्निकल बताए मैंने आपको, 2 मैंने आपको मैथमेटिक्स और न्यूमेरिकल और वर्बल एबिलिटी बताया है। 2 टॉपिक्स करोगे बिल्कुल लास्ट में 3-4 महीने पहले। ये 3 टॉपिक आप पहले तैयार करके रखोगे और कंटिन्यूअस रिवीजन करोगे। क्योंकि इन 3 टॉपिक्स को आप पहले पढ़ रहे हो, हमेशा टेंडेंसी ये होती है 1 साल 1.5 साल का टाइम है आपके पेपर होने के अंदर। तो जो 2022 में दे रहे हैं 1.5 साल का टाइम अप्रोक्सीमेटली 14 मंथ्स है। जो 23 में दे रहे हैं 2 साल का टाइम है। इनकी रिवीजन नहीं छोड़नी है आपको। यू डोंट हैव टू स्किप द रिवीजन ऑफ दिस। रिवीजन कंटिन्यूअस होनी चाहिए आपके इन टॉपिक्स की, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक हैं जैसे ही छोड़ दोगे वैसे ही सब गायब हो जाएगा। एवरीथिंग विल बी वॉश्ड अवे। तो रिवीजन कैसे करनी है उसकी स्ट्रेटेजी मैं आपको अभी बता दूंगा। अभी बस मैं आपको वेटेज बताता हूँ टॉपिक्स का। अगर आगे बढ़े, विल फर्दर कैरी फॉरवर्ड फ्लूइड मैकेनिक्स एंड ओसीएफ। मशीन इस बार रिमूव कर दिया तो उसको मैं मेंशन नहीं कर रहा हूँ। ये 8 नंबर की निकल के आती है। इसमें भी अगर ओसीएफ को देखोगे 2 नंबर का एक सवाल आता है इसमें से। तो फ्लूइड मैकेनिक्स प्लस ओसीएफ ये दोनों मिला के आपको 8 नंबर का वेटेज निकाल के दे देते हैं, जिसमें ओसीएफ 99% आपको 2 नंबर का सवाल देगा। और 2 नंबर का सवाल भी बहुत ज्यादा होता है एक सब्जेक्ट में से। रीजन बीइंग ओसीएफ का जो कंटेंट है बहुत ही छोटा है। ओसीएफ का जो कंटेंट है वो बहुत ही छोटा है, बहुत ही कम टाइम में। जियोटेक और एनवायरमेंट के सामने 10% टाइम लगेगा आपको ओसीएफ करने में। जियोटेक और एनवायरमेंट के सामने 10% टाइम लगेगा आपको ओसीएफ करने के अंदर। पर अगर आप वेटेज देखोगे, जियोटेक का 10% 1.5 नंबर, एनवायरमेंट का 10% 1.3 मार्क्स, इसका वेटेज उससे ज्यादा निकल के आ रहा है। इसका 2 नंबर का सवाल आ रहा है। तो कम टाइम में ये आपको आउटपुट ज्यादा निकाल के देगा। मोर ओवर सब्जेक्ट बहुत आसान है और बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी है। तो अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, आप ओसीएफ को भी पहले ले सकते हो। यू कैन कंसिडर प्रिपेयरिंग ओसीएफ प्रायर टू जियोटेक इंजीनियरिंग एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, क्योंकि उन दोनों का रोल नहीं आएगा इसके अंदर। तो ये सब्जेक्ट्स तो मैं मस्ट करके ही जाऊंगा। दीज सब्जेक्ट्स आर मस्ट फॉर क्लियरिंग योर गेट और फॉर गेटिंग अ गुड रैंक इन अ गेट। अगर ये सब्जेक्ट आपने प्रिपेयर कर लिए, जो मैंने आपको यहाँ पे टॉप 5-6 सब्जेक्ट लिख के बता रखे हैं, श्योर शॉट आपकी टॉप 50 के अंदर रैंक निकल के आ जाएगी। बाकी जो सब्जेक्ट्स है हमारे वो सप्लीमेंट्री है। सप्लीमेंट्री है, वो आपकी रैंक को एनहेंस कराएंगे। इसका मतलब टॉप 50 के अंदर जब आ गए, अब कंपटीशन बहुत स्टिफ हो जाएगा। अब वो एक एक नंबर पे जो रैंक होती है वो मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स डिस्प्लेस हो रही होती है। उसके लिए हमें बाकी सब्जेक्ट्स तैयार करने पड़ जाते हैं। तो अगर आपका एम बस सिलेक्शन है, ये वाले सब्जेक्ट करके चले जाना, सिलेक्शन हो जाएगा आपका। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि बाकी सब्जेक्ट छोड़ दूंगा मैं। बाकी सब्जेक्ट्स में भी मैं जब पीवाईक्यूज करूंगा, लास्ट ईयर के क्वेश्चंस करूंगा, आपको एक आइडिया लग जाएगा किस पैटर्न के सवाल आते हैं, विच पैटर्न प्रॉब्लम्स आर बीइंग आस्क्ड फ्रॉम दोस टॉपिक्स। अगर आपने पीवाईक्यूज कर लिए, उस पैटर्न के सवालों को भी थोड़ा बहुत कर लिया, उसमें से भी 50% सवाल बन जाएंगे आपके। इन दोस सब्जेक्ट्स आल्सो 50% ऑफ द प्रॉब्लम्स कैन बी क्रैक्ड वेरी इजीली। जो बचे हुए सब्जेक्ट्स हैं, इसके अलावा सब्जेक्ट निकल के आता है हमारा सर्वे। तो सर्वे इसका अप्रोक्सीमेट वेटेज है 5, तो 5 नंबर का निकल के आता है। नेक्स्ट हमारे पास है स्टील स्ट्रक्चर। तो स्टील स्ट्रक्चर, इसके प्रॉब्लम्स की बात करें, ये भी 5 नंबर का निकल के आता है। नेक्स्ट हमारे पास है हाइड्रोलॉजी। हाइड्रोलॉजी, दिस इज अप्रोक्सीमेटली ऑफ 3 मार्क्स। 2 सवाल आते हैं, एक 2 नंबर का आता है, एक 1 नंबर का आता है। नेक्स्ट इरिगेशन। सो इरिगेशन का आपको एक सवाल मिलेगा, यू विल गेट 1 प्रॉब्लम फ्रॉम इरिगेशन। 2 नंबर का एक सवाल आता है जनरली, और वो सवाल भी कौन सा आता है वो बता दूंगा आपको जब तैयारी कर रहे होगे। एक प्रॉब्लम आता है एक पर्टिकुलर टॉपिक में से, ऑलमोस्ट एवरी टाइम दैट पर्टिकुलर टॉपिक इज बीइंग आस्क्ड। नेक्स्ट आगे बात करें सॉम की, प्लस टॉस की, प्लस मैकेनिक्स की, ये सब मिला के 6 मार्क्स का आता है। तो सॉम, टॉस एंड मैकेनिक्स कलेक्टिवली यू विल गेट 6 मार्क्स प्रॉब्लम। अब कई बार 2-2 नंबर के सवाल आ जाते हैं, कई बार एक सवाल 2 नंबर का आता है, बाकी 4 सवाल 1 नंबर के आते हैं। तो वो वेरिएशन मिलेगी, पर ये तीनों टॉपिक मिला के आपको 6 नंबर देंगे। अब यहाँ से एक आइडिया मिला आपको क्या, कि टॉस और सॉम लास्ट में करूंगा मैं। बेटा स्ट्रक्चर मतलब थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर है मुनीब, टॉस मींस थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, तो वो स्ट्रक्चर ही लिखा है मैंने वहां पे, तो वो शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स। तो सॉम मींस स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और सॉलिड मैकेनिक्स बोल सकते हो आप। तो सॉम, टॉस और मैकेनिक्स, ये तीनों मिला के आपको 6 नंबर देंगे। यहां से मैंने आइडिया लगा लिया कि इसके अंदर मैं टाइम कम इन्वेस्ट करूंगा। तो सॉम टाइम बहुत खाता है, टॉस टाइम बहुत खाता है, पर आउटपुट आपको बहुत कम निकाल के देगा, आउटपुट विल बी वेरी लेस। तो इसके जो लास्ट ईयर के प्रॉब्लम्स हैं, उनको अगर हम ब्रश अप कर जाएं, तो इसमें से आधे सवाल तो वैसे ही बन जाते हैं। 50% of the problems can be referred very easily from these topics also.
लास्ट में हमारे पास जो टॉपिक है वो है, जगह बची है नीचे, हाँ, आरसीसी। तो आरसीसी में आपको मिलेंगे 3 नंबर के सवाल। फ्रॉम आरसीसी यू विल गेट 1 प्रॉब्लम, या 2 सवाल मिल जाएंगे आपको, एक 2 नंबर का होगा, एक 1 नंबर का होगा। बीएमसी में से अभी रिसेंटली एडिट टॉपिक है, 1 नंबर का सवाल आता है। तो अभी कभी 1 नंबर का सवाल आया, कभी 2 नंबर का सवाल आया, तो ये 1 से लेके 2 नंबर के बीच में वेरी कर रहा होता है। टोटल ऐड करोगे आप, इफ यू ऐड टोटल, आपको 100 नंबर के मिल जाएगी वेटेज। सो वेटेज विल कम आउट टू बी ऑफ 100 मार्क्स, बीएमसी और सीपीएम दोनों मिला के। सो बीएमसी एंड सीपीएम दोनों क्लब्ड हैं, तो सीपीएम प्लस बीएमसी, तो 1 या 2 नंबर के आपको सवाल मिल जाएंगे इसके अंदर। तो लास्ट 2 सालों से तो 1 नंबर का ही सवाल आ रहा है इसमें से, और वो सवाल भी स्टैंडर्ड होता है, कोई ज्यादा बड़ी इशू नहीं होती है। सीपीएम का पार्ट है कॉस्टिंग, कॉस्टिंग इज द पार्ट ऑफ सीपीएम ओनली। जो कॉस्टिंग है वो सीपीएम का ही पार्ट है। इट मींस दीज टॉप 5 सब्जेक्ट्स इफ यू आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम हियर इट कैन बी एनालाइज। बहुत ही साफ साफ दिख रहा है, टॉप के अगर 5 सब्जेक्ट मैंने कर लिए, आप टॉप 50 में आ जाओगे। टॉप के अगर 5 सब्जेक्ट कर लिए, टॉप 50 में निकल के आ जाओगे। तो इनके ऊपर तो फोकस आपका होना ही चाहिए, इनके ऊपर कमांड होनी चाहिए आपकी। देयर शुड बी अ पर्टिकुलर कमांड ऑन दीज 5 टॉपिक्स। बाकी वाले आए नहीं आए, कम आए, नहीं करके गए आप, इट हार्डली मैटर्स, उससे आपके सिलेक्शन के ऊपर कोई बात नहीं आएगी। क्लियर चीज? स्टेट गवर्नमेंट में गेट स्कोर पर होता है क्या, ये डिपेंड करता है स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर ही। स्टेट गवर्नमेंट भी अलग अलग पोस्ट निकालती है, तो कुछ स्टेट गवर्नमेंट कुछ पर्टिकुलर पोस्ट गेट के बिहाफ पे भी ले लेते हैं। तो ये सारी चीजें वेरिएबल है। वेरिएबल मतलब ये वेरी कर जाती है स्टेट टू स्टेट एंड ईयर टू ईयर। हो सकता है अगर किसी स्टेट गवर्नमेंट ने इस साल गेट के थ्रू एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में सीट्स ओपन करी हैं, जरूरी नहीं है वो अगले साल भी ओपन करे, तो वो आपको अगले साल की नोटिफिकेशन देखनी पड़ेगी। यू हैव टू चेक द नोटिफिकेशन। तो ये चीज वेरिएबल है, दिस इज वेरिएबल, ये फिक्स नहीं है। जीवन के कंसेप्ट रिटेन नहीं कर पाते, इसलिए रिटेन नहीं कर पाते क्योंकि रिवीजन नहीं करते। ये मैंने शुरू में बोला कि दोनों टॉपिक बहुत लेंदी हैं, बोथ दी टॉपिक्स आर वेरी लेंदी। अगर रिवीजन नहीं करोगे तो ये वॉश आउट हो जाएंगे, दिस टॉपिक्स विल वॉश आउट, और फिर से दोबारा पढ़ने में आपका डबल टाइम वेस्ट होगा। आरसीसी का वेटेज भी फिक्स नहीं है। जैसे 2018 में जब मैंने एनालिसिस स्टार्ट करी थी, मैंने क्या बोला था, पिछले 10 सालों के कौन से मार्क्स है, ये एवरेज मार्क्स है, दीज आर द एवरेज मार्क्स व्हिच इज बीइंग गिवन टू यू। तो एक साल अगर ये ज्यादा नंबर का आ गया या एक साल कम नंबर का आ गया, वो एवरेज में कंपनसेट हो गया। तो किसी एक साल की बात नहीं करी, पिछले 10 सालों के एवरेज मार्क्स की बात करी है मैंने यहाँ पे। Oral revision is good to solve PYQs is good. The purpose of revision is different. The purpose of PYQ is different. Revision means to brush up your concept. Revision का मतलब होता है आपने जो चीज पढ़ी उसको ब्रश अप करना दोबारा। PYQ करने का एम होता है जो चीज आपने पढ़ी आप उसको अप्लाई कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। तो दो अलग अलग बातें हैं। मैंने एक चीज को 10 बार पढ़ लिया, मेरे को वो याद तो हो जाएगी, पर इसका कोई गारंटी नहीं है कि उस याद की हुई चीज के बेसिस पे मैं सवाल बना पाऊं। तो पीवाईक्यूज करने का एम ये होता है इस बात को समझना, मतलब आपकी एनालिसिस के लिए होता है कि जो चीज मैंने पढ़ ली है और जो मुझे याद है, क्या मैं उसको अप्लाई कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। तो दो अलग अलग बातें हैं, सिर्फ पीवाईक्यू करके रिवीजन नहीं होती है। द एम ऑफ पीवाईक्यू इज नॉट रिवीजन। आप पढ़ाएंगे, हाँ मैं सब पढ़ाऊंगा, तो उसकी टेंशन मतलब वो लास्ट में डिस्कस कर लेंगे हम कि क्या चीज पढ़ाएंगे क्या चीज नहीं पढ़ाएंगे। अभी जो डिस्कशन हो रहा है उसके ऊपर फोकस करो। तो पहले पार्ट में मैंने आपको पैटर्न बता दिया, दूसरे पार्ट में मैंने आपको वेटेज बता दी सारे टॉपिक्स की। अब आपको अपनी तैयारी कैसे करनी है, हाउ टू गो फॉर दी प्रिपरेशन। तो तैयारी के आपके 3 फेज चलेंगे। तो आप जो भी प्रिपरेशन करोगे, फॉर योर गेट, इसके 3 फेज निकल के आएंगे। इसको 3 फेज में डिवाइड कर सकते हो आप। एक आपका लर्निंग मटेरियल, दूसरा आपकी स्ट्रेटेजी, और तीसरा आपकी टेस्ट सीरीज। तो 3 फेज में डिवाइड कर दिया मैंने। ये गेट के साथ वालों जो जो कॉलेज के साथ वाले लोग हैं उन्हीं के लिए है। तो 2022 में और 23 में जो एग्जाम देगा, इसका मतलब अभी या तो वो 3rd ईयर में या 4th ईयर में, तो उन्हीं के प्रिपरेशन की बात चल रही है यहाँ पे। और ये ऑप्टिमम टाइम है तैयारी करने का, बिना किसी लोड के, बिना किसी प्रेशर के आप आसानी से अपनी प्रिपरेशन को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। तो बिना किसी लोड के, बिना किसी प्रिपरेशन के आप आसानी से अपनी प्रिपरेशन को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो।
डिफरेंस बिटवीन यूट्यूब वीडियो एंड अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पे मेरी ड्यूटी है सिलेबस पूरा कराना टाइम पे, यूट्यूब पे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। सब्सक्रिप्शन लेने के बाद मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपका सिलेबस पूरा कराना, यूट्यूब पे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है सिलेबस पूरा कराना। तो अगर अगर मेरे को जरूरत पड़ती है मैं यूट्यूब वाली क्लास कैंसिल कर देता हूँ, पर प्लस वाली क्लास कैंसिल नहीं कर पाता। तो उसमें श्योरिटी है कि आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा, यूट्यूब पे कोई श्योरिटी नहीं है। जैसे एग्जांपल, आज मेरी तबीयत खराब है तो सुबह वाली क्लास नहीं ली मैंने सुबह वाली क्लास कैंसिल कर दी, पर प्लस वाली क्लास ली मैंने। तो ये फर्क है, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द टू। तो इसका मतलब है अकाउंटेबल नहीं है यूट्यूब पे कि आपने यूट्यूब पे क्लास क्यों नहीं ली, वो तो मैं फ्री में ले रहा हूँ। पर प्लस के लिए फिर अकाउंटेबल हो जाएंगे, तो अकाउंटेबल हो जाएंगे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी, प्लस कंटेंट आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा। वहां पे वहां आराम आराम से होगा, वहां पे बीच में परेशान करने वाले लोग नहीं होंगे, वहां पे जो क्राउड होगा कंपेरेटिवली बेटर होगा, तो जो एटमॉस्फेयर मिलता है वो पढ़ने वाला मिलता है। यूट्यूब पे और स्पेशल क्लास में कोई भी उठ के आ जाता है तो डिस्टर्बेंस ज्यादा होती है। तो ये फर्क होता है, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द टू। तो हम डिस्कशन किसकी कर रहे थे? हम डिस्कशन कर रहे थे कि आपकी जो प्रिपरेशन होगी गेट के लिए, ये 3 बातों में, डाउट क्लियरिंग की अलग से क्लास होती है प्लस पे, आपको सारा मटेरियल मिलेगा प्लस पे, आपके पास 3500 क्वेश्चन का क्वेश्चन बैंक होगा। तो 3500 प्रॉब्लम्स आर स्पेसिफिकली डिजाइंड बाय मी। तो 3500 क्वेश्चन मैंने डिजाइन कर रखे हैं, क्योंकि अभी तो बोलो तो तैयारी कहाँ से करें, तो वहां अलग से क्वेश्चन बैंक है आपका, उसकी प्रिपरेशन कर सकते हो आप वहां पे। तो बहुत सारे एडवांटेजेस हैं वो सब्सक्रिप्शन लेने पे, वो एक अलग, वो आपकी चॉइस है, दैट इज योर चॉइस। तो अभी के लिए स्ट्रेटेजी क्या रखनी है उसकी मैं डिस्कशन कर रहा था। एक, आपको लर्निंग मटेरियल क्या अडॉप्ट करना है। दूसरा, आपकी स्ट्रेटेजी कैसे होनी चाहिए। तीसरा, आपकी टेस्ट सीरीज की एनालिसिस कैसे होनी चाहिए, टेस्ट सीरीज कैसे देनी चाहिए। इन 3 चीजों को जोड़ के आपको अपनी तैयारी आगे लेके जानी है। पहले बात कर रहा हूं मैं लर्निंग मटेरियल की। आपका लर्निंग मटेरियल ऐसा होना चाहिए जो पूरे सिलेबस को कवर करे, जो आज के टाइम पे कहीं नहीं मिलेगा आपको। अभी मैं प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल बात बता पा रहा हूँ, और इस पोजीशन में हूँ क्योंकि बता सकता हूँ, क्योंकि मैंने दोनों चीजें की हुई हैं, और दोनों चीजें अपनी अपनी जगह पे सही हैं। मैं ये नहीं बोलूंगा कोई चीज सही है या कोई चीज गलत है, ये प्रैक्टिकल बातें होती हैं। प्रैक्टिकल बातें ये होती हैं कि आपको कंटेंट कंटेंट पूरा तभी मिलेगा जब टाइम होगा। सिंपल सी चीज है, सिंपल सा लॉजिक है। कंटेंट विल ओनली बी डिलीवर्ड व्हेन टाइम इज अवेलेबल। कंटेंट तभी डिलीवर कर पाएंगे जब टाइम होगा, और टाइम हमारे पास खूब होता है यहाँ पे। जब हमारे पास टाइम नहीं होता है, जब हमारे पास टाइम नहीं होता है, या जितना टाइम होता है हम उतना पढ़ा के छोड़ देते हैं। जब हम उतना पढ़ा के छोड़ देते हैं और वही सिलेबस बन जाता है, क्योंकि उसके अलावा तो खुद पढ़ता ही नहीं है बच्चा कभी, उसके अलावा कभी कोई बच्चा पढ़ता ही नहीं है। और अगर एग्जाम में सवाल आ जाता है, हम क्या बोल देते हैं कि ये तो 1-2 नंबर का ही सवाल है, क्या फर्क पड़ता है इससे। तो ये चीज तब होती जब बाकी लोग आपसे ज्यादा नहीं पढ़ रहे होते, क्योंकि अब हमारे पास यहाँ पे सफिशिएंट टाइम है, हम यहाँ पे सब कुछ कवर करते हैं। और कई जो स्पेशल क्लास देख रहे हैं उनको पता भी है, ऑलमोस्ट हर एक टॉपिक में एक ऐसी चीज बता दी जाती है आपको जो आपने पहली बार देखी हुई होती है, और वो आपके सिलेबस का पार्ट होती है, उसके ऊपर प्रॉब्लम्स भी आते हैं। और वो, अगर आप इन छोटी छोटी चीजों को क्लब करते जाओगे, बाकी लोगों से बहुत आगे बढ़ जाओगे, यानी आपको एक एज मिलेगा, आपके पास कंटेंट ज्यादा अवेलेबल होगा। तो आपको स्टडी मटेरियल ऐसा अडॉप्ट करना है अपनी तैयारी के लिए अगले 1 साल 2 साल में, जो आपका सिलेबस पूरा कवर करे, जेन्युइनली पूरा कवर करे, बोलने के लिए पूरा कवर नहीं करे। और इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है? अपने गेट का सिलेबस अपने सामने रखो, अपने पीवाईक्यूज अपने सामने रखो, और एक बार चेक करके देखो क्या इससे मेरे पिछले साल के सवाल बन रहे हैं या नहीं बन रहे, क्या या ये पूरा सिलेबस मेरे इस नोट्स में मेंशन्ड है या नहीं है। तो आपको ऐसा मटेरियल अडॉप्ट करना है विच शुड बी गिविंग यू अ कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंप्लीट कवरेज ऑफ योर सिलेबस। तो मटेरियल में आपको ये चीज ध्यान रखनी है। दूसरी चीज, सारे कंसेप्ट वेल एक्सप्लेन होने चाहिए, कंसेप्ट एक्सप्लेन हो, साथ में उसके पीछे एग्जाम्पल भी हो जो लास्ट ईयर में पूछा हुआ है। तो इस तरीके से आपको अपने लर्निंग मटेरियल को अडॉप्ट करना है। 99% लर्निंग मटेरियल जो अवेलेबल है वो आज के टाइम पे वैसा ही अवेलेबल है जो पिछले 5 सालों से चलता आ रहा है या पिछले 10 सालों से चलता आ रहा है, क्योंकि वो चीज हमने स्टैंडर्ड बना दी। और वो क्लियर है चीज। तो फर्स्ट फोकस शुड बी ऑन गिव एम्फेसिस ऑन योर लर्निंग मटेरियल। और ये लर्निंग मटेरियल डिसाइड करने में हो सकता है आपको 1 दिन लग जाए, आपको 2 दिन लग जाए, आपको 3 दिन लग जाए, आपको 1 हफ्ता लग जाए, पर इतना टाइम आप इन्वेस्ट करो, इन्वेस्ट योर टाइम, क्योंकि आपकी तैयारी 1 साल 2 साल की है। लर्निंग मटेरियल आजकल सब जगह अवेलेबल है, आप सबके नोट्स उठाइए, एक बार कंपेयर करके देख लीजिए,
कलेक्ट दी नोट्स, अलग अलग जगहों से नोट्स उठाओ और एक बार कंपेयर करके देखो कहाँ पे आपको कवरेज कंप्लीट मिल रही है। जहाँ पे कवरेज कंप्लीट मिल रही है वो वाले नोट्स से फॉलो करने लग जाओ, फॉलो दोस नोट्स। तो सिंपल सी चीज है ये। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी कैसी होनी चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी आपको अडॉप्ट करनी चाहिए। कुछ आप सजेस्ट कर दो। बेटा मैं सजेस्ट करने के लिए तो एक घंटे की क्लास ली है, 1 घंटे की क्लास ली है, पिछले 30 मिनट सजेशन ही तो दे रहा हूं मैं आपको। तो एसके सक्सेस आप बोल रहे हो सर सजेस्ट कर दो, सजेशन देने के लिए क्लास रखी हुई है और पिछले 32 मिनट से सजेशन ही तो दे रहा हूं मैं आपको, और अभी अभी आधा घंटा और सजेशन दूंगा मैं भी आपको। तो दिस क्लास इज फॉर सजेशन ओनली। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, अगली चीज क्या ध्यान रखनी है आपको, आपकी स्ट्रेटेजी कैसी हो। जब भी आप अपनी तैयारी कर रहे हो, whenever you are preparing for any competitive examining including GATE, आपको अपने नोट्स खुद बनाने हैं। तो कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स मेकिंग शुड बी देयर। तो आपको अपने हाथ से नोट्स बैठ के बनाने हैं, क्योंकि एक बार जब हम खुद लिख लेते हैं, एक बार जब हम खुद लिख लेते हैं वो चीज ज्यादा टाइम तक रिटेन रह पाती है हमारे से। बुक्स लेना जरूरी होता है क्या, देखो अगर आपके नोट्स सफिशिएंट है, बुक्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ बुक्स। और आज के टाइम पे तो चांदनी बुक्स वैसे ही खरीदने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है। आपके पास तो हर बुक का पीडीएफ अवेलेबल होता है, तो बुक खरीदना तो इमटेरियल हो गया। हाँ, बुक को आप रेफर कर सकते हो किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के लिए जो आपको नोट्स में नहीं मिल रहा है, या ऐसा भी कई बार होता है नोट्स में वो टॉपिक होता है पर हमें समझ में नहीं आता नोट्स से। कई बार राइटिंग सही नहीं होती, कई बार एक्सप्लेनेशन पूरा नहीं होता, क्योंकि कई बार जब हम बोलते हैं क्लास में बच्चे लिख नहीं पाते हैं। तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, उस केस में आप बुक को रेफर कर सकते हो। पर अगर आप ये मान के चलोगे कि 15-16 सब्जेक्ट की बुक्स आप खुद पढ़ोगे, ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इवन आप 2 साल बाद पेपर क्यों नहीं दे रहे हो, अगर आपका टारगेट 2023 का भी है तब भी सारी किताबें नहीं पढ़ पाओगे। तो किताबें पढ़ना ये आपकी लीस्ट प्रायोरिटी होना चाहिए, नोट्स पे फोकस होना चाहिए। आप किताबों को रेफरेंस के फॉर्म में यूज कर सकते हो किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के लिए, ये मेरा सजेशन है। बाकी आप एक बार ट्राई करके देख लो, कोई सी भी किताब उठा के पढ़ाना, किसी भी एक सब्जेक्ट की, देखना टाइम कितना कंज्यूम होता है, हाउ मच ऑफ द टाइम इट विल कंज्यूम। तो अपने टाइम को बचाने के लिए स्मार्ट प्रिपरेशन करेंगे हम पूरी किताबें बैठ के पढ़ने नहीं लग जाएंगे। वो किताबें पढ़ने का काम एजुकेटर का होता है, वो पढ़ के बैठा होता है, तो वो आपको उसका बेसिक क्रक्स वैसे बता देगा। आई कांट वॉच टू मच ऑनलाइन मटीरियल, अगर आप ऑनलाइन नहीं देख सकते आप ऑफलाइन कर लीजिए, उसमें कोई मैंडेटरी थोड़ी ना कि ऑनलाइन ही करना है। एम है आपको प्रिपरेशन करनी है, जैसे मर्जी प्रिपरेशन करो, चाहे आप ऑनलाइन करो चाहे आप ऑफलाइन करो, तरीका यही रहेगा, मेथड विल बी सेम। तो दोनों के लिए वैलिड है, ऑनलाइन ऑफलाइन के लिए। तो आप अपनी तैयारी ऑफलाइन भी कर सकते हो अगर आपको ऑनलाइन में कोई इशू है तो। नेक्स्ट, 1-2 सब्जेक्ट के लिए बुक रेफर कर सकते हैं, आप हर सब्जेक्ट की बुक रेफर कर सकते हो किसी पर्टिकुलर टॉपिक के लिए। आप हर एक सब्जेक्ट की बुक रेफर कर सकते हो, बुक रखो अपने पास और उसको रेफरेंस के फॉर्म में यूज करना है किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के लिए जो आपको समझ में नहीं आता है। तो हमारी स्ट्रेटेजी में पहला पॉइंट आएगा, आपको कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स बनाने हैं। दूसरा, जब आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ते हो, इसके लास्ट ईयर के सवाल करोगे, ये पता करने के लिए कि जब मैं उस टॉपिक को पढ़ रहा हूँ, जब उस टॉपिक को समझ रहा हूँ, क्या मेरे से इसके लास्ट ईयर के प्रॉब्लम बन रहे नहीं बन रहे, और ये पैरेलल चलेंगी चीजें। आपने एक टॉपिक पढ़ा और उसके पीवाईक्यू सॉल्व किए, तो उसके लिए आपके पास पीवाईक्यूज की एक बुक होनी चाहिए या पीडीएफ होना चाहिए, जो भी मटेरियल है आपके पास। तो वो मटेरियल इमटेरियल है कि हार्ड कॉपी है सॉफ्ट कॉपी है, पर जब एक टॉपिक कंप्लीट होगा उसके साथ आप क्या करोगे, उसके पीवाईक्यूज भी करोगे। इसके साथ साथ जब आप कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स बना रहे हो, ये भी आपको ध्यान रखना है कि जब मैं रिवीजन करूंगा तब किन किन बातों का ध्यान रखूंगा। तो आप जो आपके कलेक्टिव या कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स हैं उसमें अंडरलाइन करके लिख लेना ये मेजर पॉइंट है, तो वो आपका शॉर्ट नोट बन जाएगा। इसका मतलब आपको दोबारा शॉर्ट नोट बनाने की जरूरत नहीं है, तो एक मार्कर उठा लेना, आपके जो मेन नोट्स हैं या कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स हैं उसमें से अंडरलाइन कर लेना मेन पॉइंट को, ताकि जब आप रिवीजन करोगे आप सिर्फ इन मेन मेन बातों को रिवाइज करोगे, यू विल बी रिवाइजिंग ओनली मेन पॉइंट्स। तो आपकी स्ट्रेटेजी की 3 चीजें आती है निकल के। पहली चीज, कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स मेकिंग होनी चाहिए आपकी। दूसरी चीज, जब आप कोई एक टॉपिक पढ़ोगे उसके साथ उसके पीवाईक्यूज भी लगाओगे, ये समझने के लिए कि आप अपने पढ़े हुए टॉपिक को अप्लाई कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। तीसरी चीज, जब नोट्स बना रहे हो साथ में उसी के अंदर आप मार्क कर लोगे कि रिवीजन के टाइम पे क्या पढ़ना है, यानी आपके नोट्स में ही आपके शॉर्ट नोट्स भी होंगे। इट मींस डबल एफर्ट इज नॉट टू बी प्रोवाइडेड, आपको डबल एफर्ट ही लगाना पड़ेगा। रिवीजन में बहुत टाइम लगता है, बिल्कुल सही बात है, रिवीजन में टाइम लगाना ही पड़ेगा आपको, रिवीजन में टाइम लगाना ही पड़ेगा आपको। सो रिवीजन कंज्यूम्स टाइम और वही रिजल्ट निकाल के देती है, दैट विल ओनली गिव द रिजल्ट। एक बार दो बार पढ़ने से कुछ नहीं होगा, सब कुछ वॉश अवे हो जाएगा। हमारा ब्रेन वॉलेटाइल होता है, ज्यादा टाइम तक हम चीजों को रिटेन नहीं कर पाते हैं, इसीलिए हमें कंटिन्यूअसली रिवीजन करनी पड़ती है।
वी हैव टू गो फॉर द कंटिन्यूस रिवीजन, और इसके बहुत सारे एग्जांपल भी देता हूं मैं आपको। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, नेक्स्ट चीज क्या है आपकी टेस्ट सीरीज। जब आप अपनी प्रिपरेशन, जब आप प्रिपरेशन के लास्ट फेज में पहुंच जाओ, नाउ यू हैव टू गो फॉर द टेस्ट सीरीज। उसके पास आपको टेस्ट सीरीज पे फोकस करना है। टेस्ट सीरीज क्या एम रखती है? टेस्ट सीरीज ये एम रखती है, जो भी आपने सिलेबस कवर किया, जो भी आपने सिलेबस कवर किया, उसको मैं एक साथ, जब सारे क्वेश्चन जंबल होके आते हैं, कैसे अप्लाई कर पाता हूँ। जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे तब तो क्या कर रहे थे, एक टॉपिक पढ़ रहे थे, उसके ऊपर के सवाल कर रहे थे, पीवाईक्यूज। इस बार आप टॉपिक पढ़ के सवाल नहीं कर रहे हो, इस बार आप सारे सवाल कर रहे हो एक साथ, तो पेपर में जब क्वेश्चन आते हैं वो जंबल्ड आते हैं, तो आपके ब्रेन को एनालाइज करने में टाइम चाहिए होता है। तो आपकी प्रिपरेशन में ब्रेन कैसे ट्यून्ड हो गया है? आपका ब्रेन ट्यून्ड हो गया है कि आपने एक टॉपिक पढ़ा, उसके ऊपर सवाल किए, एक टॉपिक पढ़ा, उसके ऊपर सवाल किए। पर हमारा जो पेपर होगा वो ऐसे नहीं होगा, हमारे पेपर में सारे सवाल एक साथ आएंगे। अब आपको अपने ब्रेन की ट्यूनिंग को चेंज करना पड़ेगा, उसको इस तरीके से ट्यून करना पड़ेगा कि वो आपके पूरे साल की तैयारी जो आपके ब्रेन में फीड हो चुकी है, स्टोर हो चुकी है, उसमें से काम की चीज एकदम से निकाल के दे दे आपको। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगी? टेस्ट सीरीज करनी पड़ेगी। फॉर दैट यू हैव टू गो फॉर द रिगरस टेस्ट सीरीज। तो टेस्ट सीरीज का एम क्या है? आपके जो कलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं उसकी रिटेंशन चेक करना, उसकी एप्लीकेशन को चेक करना, कितना टाइम लगता है आपको चीजों को रिकॉल करने में। शुरू में आपको दिक्कत आएगी, ऑब्वियस सी बात है, परेशान मत होना उसके लिए। जब आप टेस्ट सीरीज में सवाल नहीं कर पाओ या सवाल को गलत करो, घर पे आके आपको दोबारा चेक करना है कि ये सवाल गलत क्यों हुआ। अगर उसकी थ्योरी या कंसेप्ट मिसिंग है, आपको उसका थ्योरी और कंसेप्ट पढ़ना है। जो सवाल आप नहीं कर पाए पेपर के अंदर, जो होगा ऐसे शुरू के पेपर्स में, उन सवालों को आपको घर पे करना है। ऐसा नहीं कि 100 नंबर का पेपर है, मैं एक्चुअल जब पेपर देने गया सिर्फ सवाल कर पाया लेट सपोज 40, मेरे से 25 सवाल नहीं हुए, तो 25 सवाल छोड़ दोगे, घर आके वो 25 सवाल भी अटेम्प्ट करोगे। यू विल कम बैक होम, अटेम्प्ट दोस 25 प्रॉब्लम्स। जो होते हैं अच्छी बात है, जो नहीं होते हैं उसके कंसेप्ट को दोबारा चेक करोगे। ये चीज आपकी कंटिन्यूअसली चलती जाएगी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। और लास्ट में आके आप खुद रियलाइज करोगे, यू विल रियलाइज कि पहले जब आप पेपर देते थे, उस पर्टिकुलर टाइम के अंदर कुछ परसेंटेज ऑफ प्रॉब्लम छूट जाती थी। अब जब आप पेपर दोगे, आपका पेपर टाइम से पहले खत्म हो जाएगा। तो आपको उस लेवल तक आ जा, आपका पेपर 5 या 10 मिनट पहले ही खत्म हो जाए। मोर ओवर आपकी एक्यूरेसी शूट कर जाए, आपकी एक्यूरेसी कम से कम 95% के आसपास होनी चाहिए। शुरू में आपकी एक्यूरेसी होगी 60% के आसपास, तो ना तो सारे सवाल कर पाओगे, ना एक्यूरेसी आपकी ज्यादा होगी। आपको अपनी एक्यूरेसी भी बढ़ानी है और आपको अपनी स्पीड भी बढ़ानी है टेस्ट सीरीज के मीडियम से। तो ये बेसिक एम होता है हमारे टेस्ट सीरीज का। दिस इज बेसिक एम ऑफ द टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज कोई से भी ज्वाइन कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इट हार्डली मैटर्स, क्योंकि मैंने इसका एम बता दिया आपको। आई हैव डिस्कस द एम। हाँ, बस ये ध्यान रखना, टेस्ट सीरीज ऐसी होनी चाहिए जिसको मैक्सिमम लोग देते हो। टेस्ट सीरीज शुड बी सच so that maximum individuals attempt that test series। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। एग्जाम में क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है, एग्जाम में क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है, पर वही क्वेश्चन रूम पे इजीली बन जाता है। इसका रीजन ये है कि एग्जाम में आप प्रेशर की वजह से मिस्टेक कर रहे हो, इसीलिए तो आपको प्रिपेयर करना पड़ता है अपने माइंड को। क्या बोल रहा हूँ मैं, अपने ब्रेन को फाइन ट्यून करना पड़ता है आपको। और वो फाइन ट्यूनिंग करने का तरीका है कि ब्रेन को बार बार वो चीज करवाओ जो आप पेपर में करने वाले हो। अगर पहली बार ही जाके ब्रेन वो चीज करेगा, तो हो सकता है वो कंफ्यूज हो जाए, हो सकता है वो नर्वस हो जाए, हो सकता है उसको उस समय पे वो चीज ध्यान नहीं आए जो आनी चाहिए। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? टेस्ट सीरीज करनी पड़ेगी। रिवीजन की स्ट्रेटेजी के लिए बहुत ही सिंपल स्ट्रेटेजी है। रिवीजन की स्ट्रेटेजी के लिए जो मैंने ही अडॉप्ट कर रखी थी, आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे ऑनलाइन की ये ऑप्टिमम टाइम है, 7 दिन बाद रिवाइज करो, ये टेक्निक है। आपको अपने हिसाब से डिसाइड करना है, हर इंडिविजुअल का ब्रेन अलग होता है। पर्पस ये है कि आपको चीजें रिटेन करके रखनी है। पर्पस ये है कि आपको चीजों को रिटेन करके रखना है। लेट अस सपोज आपने पहला सब्जेक्ट स्टार्ट किया आपने जियोटेक। मैं ये मान के चलता हूँ कि आप 5 घंटे रोज इन्वेस्ट करते हो तैयारी के अंदर। आप टाइम बढ़ा भी सकते हो, टाइम घटा भी सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। मैं 5 घंटे एवरेज मान के चल रहा हूँ आप इन्वेस्ट कर रहे हो अपनी स्टडीज के अंदर। जियोटेक लिया, जियोटेक चला लेट अस सपोज 30 दिन तक। तो मैंने इस सब्जेक्ट को बोला 30 दिन तक आपने तैयारी करी, इसकी एक सब्जेक्ट पूरा तैयार किया, रोज 5 घंटे इन्वेस्ट किए। आपका 1 महीना पूरा हो गया। अब मैं अगले महीने में गया, अगले महीने में आपने स्टार्ट करी इन्वायरो, इसको भी करने में 30 दिन लग जाएंगे आपको। दिस विल ऑल्सो रिक्वायर 30 डेज। यहाँ पर भी मैं क्या बोल रहा हूँ, 5 आवर इन्वेस्ट कर रहा हूँ, यहाँ पर भी मैं 5 घंटे इन्वेस्ट कर रहा हूँ। आई एम इन्वेस्टिंग 5 आवर्स। तो अगर मैं 5 घंटे रोज 30 दिनों तक लगातार पढ़ूं तो मेरी इन्वायरमेंट कंप्लीट हो जाएगी। पर आपको ऐसा नहीं करना, यहीं पर ही क्या चाहते हैं, और 99% लोग ऐसे ही करते हैं।
सॉइल पढ़ी, अच्छी तरह पढ़ी, सवाल भी बनाए, PYQs भी कर लिए, टेस्ट सीरीज में नंबर भी आ रहे हैं। फिर इसके बाद दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट कर दिया। जैसे ये दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट करोगे और 1 महीना बीत जाएगा, आप 1 महीने बाद जियोटेक भूल चुके होगे, सब कुछ गायब हो जाएगा आपका। और इनफैक्ट ये चीज रियलाइज भी करी होगी आपने, मैक्सिमम लोगों ने ये चीज रियलाइज कर रखी होगी, फील कर रखी होगी कि ये सब्जेक्ट तो मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग था, अब तो मुझे कुछ आता ही नहीं है, याद ही नहीं आ रहा मुझे पेपर में, सर भूल गए हम, रिटेन नहीं कर पा रहे। उसका रीजन ये है कि रिविजन नहीं है। तो ये चीज मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। आई विल नॉट गो फॉर दिस कि मैं एक सब्जेक्ट कंप्लीट करके दूसरे सब्जेक्ट के ऊपर चला जाऊं। अब मेरे पढ़ने का टाइम 5 घंटे ही है, इसमें 20% टाइम मेरा रिवीजन का होगा, 80% टाइम मेरे न्यू टॉपिक का होगा। तो 20% ऑफ द टाइम विल बी ऑफ रिवीजन, 80% ऑफ द टाइम विल बी फॉर न्यू टॉपिक। इसका मतलब 5 में से 1 घंटे क्या करोगे आप? डेली जियोटेक को रिवाइज करोगे, और फिर से रिवीजन पहले होगी और नया टॉपिक बाद में होगा। कहने का मतलब है, लेट सपोज मैं आज 5 घंटे पढ़ने वाला था किसी कारण से मैं 5 घंटे नहीं पढ़ पाया, ऐसा बहुत बार होगा। घर पे काम आ जाएगा, मन नहीं करेगा, बोरियत होने लग जाएगी, डिमोटिवेट हो जाओगे, ऐसे बहुत सारे बहाने आएंगे आपके सामने। इसलिए आप रिवीजन पहले करोगे, नया टॉपिक बाद में पढ़ोगे। 1 घंटा जब आपने रिवाइज कर लिया, मेरा मेन पर्पस फुलफिल हो गया। भले ही 4 घंटे आपने नहीं पढ़ा, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर अगर आप शुरू के 1 घंटे में एनवायरमेंट पढ़ लिए और फिर आपका मूड बदल गया, आपकी रिवीजन छूट जाएगी, योर रिवीजन में भी लेफ्ट आउट। इसलिए जब मैं अगला सब्जेक्ट उठाऊंगा, पहले रिवीजन करूंगा 1 घंटे के लिए। अगर मैंने 5 घंटे का टोटल टाइम लिया, बचे हुए 4 घंटे में एनवायरमेंट करूंगा। ऐसा करने से मेरे को यहाँ पे 10 दिन और लग जाएंगे। तो अब मेरे को 40 दिन लगे एनवायरमेंट करने में। पर हुआ क्या एक्चुअल में, मैंने 10 दिन एनवायरमेंट के साथ साथ सॉइल मैकेनिक्स को भी रिवाइज किया हुआ है। तो सॉइल मेरी एनवायरमेंट के साथ साथ चल रही है। 2 महीने पूरे हो गए अप्रोक्सीमेटली। मैंने तीसरा सब्जेक्ट स्टार्ट किया, ट्रांसपोर्टेशन। अभी भी मैं 5 घंटे ही पढ़ रहा हूँ, स्टिल आई एम स्टडिंग 5 आवर्स ओनली। अभी भी आपको रिवीजन के लिए 20% टाइम देना है, यानी अभी भी 1 घंटा रिवीजन के लिए देना है। पर इस 1 घंटे रिवीजन में आप जियोटेक भी रिवाइज करोगे और आप एनवायरमेंट भी रिवाइज करोगे। आधा घंटा जियोटेक, आधा घंटा एनवायरमेंट, और आप कर पाओगे इस चीज को। क्यों? जियोटेक एक बार आपने पूरी पढ़ी है, जियोटेक को एक बार आप रिवाइज करके आ चुके हो, अब जियोटेक आप दूसरी बार रिवाइज कर रहे हो। इसका मतलब ये तीसरी बार आपकी आंखों के सामने जा रही है, तो उसका टाइम ड्यूरेशन कम हो जाएगा उसी बात को पढ़ने का। इन्वायरमेंट अभी अभी आप पढ़ के आए हो पूरी, अभी फ्रेश इन्वायरमेंट है आपकी पूरी। अब आप जब इसको रिवाइज करोगे फिर से, आपका टाइम क्या लगेगा? कंपैरेटिवली कम लगेगा, क्योंकि ये फ्रेश है आपके लिए। इसका मतलब आपकी ट्रांसपोर्टेशन चल रही है 4 घंटे में, और आपके रिवीजन टाइम के अंदर जियोटेक भी चल रहा है, एनवायरमेंट भी चल रहा है, और टाइम उतना ही है, 20% ऑफ द वेटेज। मेरा तीसरा सब्जेक्ट खत्म हुआ, मैं चौथे सब्जेक्ट पे गया, फ्लूइड मैकेनिक्स। अभी भी मैं 5 घंटे पढ़ता हूँ, 20% रिवीजन करूंगा, 80% क्या करूंगा? नया टॉपिक पढ़ूंगा। और इस 20% रिवीजन में जियोटेक भी आएगी, एनवायरमेंट भी आएगी, और ट्रांसपोर्टेशन भी आएगी। ये चीज मैं पूरे साल तक करता रहूंगा। कहने का मतलब है, जो सब्जेक्ट मैंने आज से 1 साल पहले पढ़ा था, वो मेरे साथ साथ चल रहा है लास्ट तक। और आप इस चीज को फील करोगे। क्या फील करोगे? लास्ट में आते आते जियोटेक जब पढ़ोगे आप जब पन्ने पलटाओगे, वो पूरा पन्ना आपके सामने, आंखों के सामने स्कैन हो जाएगा। शुरू में आपको पढ़ना पड़ता था, 1 साल बाद आपकी ये कंडीशन आ जाएगी, व्हेन यू विल रीड अ पर्टिकुलर पेज, जब एक पेज देखोगे, आपका माइंड पूरा स्कैन कर लेगा वर्ड टू वर्ड कि इसके बाद ये आना चाहिए था। आपको उस लेवल तक की प्रिपरेशन करनी है। यू हैव टू डू द प्रिपरेशन अप टू दिस लेवल। अब ये मैंने बोल तो दिया, इसको इंप्लीमेंट करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि 99% लोग ये बोलेंगे कि जियोटेक मैंने 5 बार पढ़ तो ली, अब क्या जरूरत है पढ़ने की। जहां आपने ये सोचा और इसकी रिवीजन बंद करी, आपके पिछले 5 महीने सारे बर्बाद हो जाएंगे। द इंटायर प्रिपरेशन टाइम विल बी वेस्टेड आउट। तो ये चीज आपका एफर्ट मांगेगी, आपका डेडिकेशन मांगेगी। पर अगर इसको मैं फॉलो करता रहा, इसका जो रिजल्ट आता है वो एक्सपोनेंशियल निकल के आता है। द रिजल्ट ऑफ दिस प्रोसेस विल बी एक्सपोनेंशियल। आपको खुद फील होगा कि जब आप सवाल पढ़ते हो, आपका ब्रेन माइक्रो सेकंड में रिस्पॉन्ड करता है। पर अगर आपने रिवीजन नहीं करी, आपको सोचना पड़ता है, अरे यार वो फॉर्मूला क्या था, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो चीज आपके दिमाग से निकल चुकी है। कई बार ऐसा होता है कि हम सवाल देखते हैं, फॉर्मूला इंस्टेंटली आता है। वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो चीज आपके दिमाग में फ्रेश है, इट इज फ्रेश इन योर माइंड। तो आपको हर टॉपिक को, हर कंसेप्ट को अपने माइंड में फ्रेश रखना है, और फ्रेश रखने का तरीका क्या है? रिवीजन। क्लियर है चीज? रिपीट करना है इसमें तो कुछ? ओनली टेस्ट सीरीज अवेलेबल इन अकेडमी, क्या कह रहे हो आप? क्या पूछा है राम पोदा? ये पॉज क्यों हो रहा है बार बार? लास्ट में रिवीजन 6-7 सब्जेक्ट को करना पड़ेगा। 6-7 क्या, आपको सारे सब्जेक्ट को रिवाइज करना पड़ेगा ना लास्ट में। तो लास्ट में तो सारे टॉपिक चल रहे हैं आपके एक साथ, और रिवीजन में कुछ टाइम लगेगा नहीं आपको। कैन वी स्टार्ट 2 टाइम? आपको स्टार्ट 2 सब्जेक्ट ही करने हैं,
यू हैव टू स्टार्ट 2 सब्जेक्ट एट अ टाइम। एक सब्जेक्ट पढ़ोगे बोर हो जाओगे पढ़ते पढ़ते, तो आपको 2 सब्जेक्ट ही स्टार्ट करने हैं एक टाइम पे। आप क्या क्या पढ़ाएंगे सब्जेक्ट ये बता दीजिए। प्लस पे मैं सारे सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। आई बी टीचिंग ऑलमोस्ट ऑल दी टॉपिक्स। तो ये तो पूछने वाला सवाल है ही नहीं, अभी पढ़ा दिए सारे सब्जेक्ट। तो अगर अभी की बात करोगे, अभी 7 सब्जेक्ट तो पढ़ा ही दिए आपके, 12-13 सब्जेक्ट है, 7 सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए। जब तक गेट आएगा ऑलमोस्ट सारे कंप्लीट हो जाएंगे। स्टील कब स्टार्ट होगा उसके बारे में क्लास है ही नहीं। क्लास किसके बारे में? क्लास है आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के बारे में। इसमें स्टील कब स्टार्ट होगा ये कैसे आ गया बीच में? अभी तो हम बात कर रहे हैं ना कि गेट के लिए तैयारी कैसे करें, इसमें स्टील कब स्टार्ट होगा ये कैसे आ गया? स्टील जब भी स्टार्ट होगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। ओनली टेस्ट सीरीज कैन आई परचेज फ्रॉम एन अकेडमी। राम पोदार, इन एन अकेडमी देयर इज नो कॉस्ट फॉर द टेस्ट सीरीज। आपको जो टेस्ट सीरीज है वो फ्री में मिल रही है। और एक नहीं, यहाँ पे तो 2-2 टेस्ट सीरीज चल रही है, 2 भी नहीं 3-3 टेस्ट सीरीज चल रही है। एक टेस्ट सीरीज सैटरडे को हो रही है, एक टेस्ट सीरीज संडे को हो रही है, और इसके अलावा एक टेस्ट सीरीज हर 15 दिन में एक बार होती है। तो आपको कोई कॉस्ट पे नहीं करनी है इसके लिए। नो कॉस्ट इज टू बी पेड। स्पेशल क्लास में भी चेतन भगत, अभी मैंने बताया स्पेशल क्लास में पूरे सब्जेक्ट होंगे ऐसा मैं बोल सकता हूँ, पर इसकी कोई गारंटी नहीं है ना। मतलब उसके लिए कोई ऑब्लिगेशन थोड़ी है मेरी कि मैं पूरे सब्जेक्ट कराऊं। अगर प्लस पे मेरा टाइम बचेगा तो ही मैं स्पेशल क्लास लूंगा, अगर प्लस पे मेरा टाइम नहीं बचेगा मैं स्पेशल क्लास नहीं लूंगा। तो स्पेशल क्लास एक एडिशनल बेनिफिट है आपके लिए, और वो मेरे लिए मैंडेटरी नहीं है लेना। इट इज नॉट मैंडेटरी फॉर मी। तो स्पेशल क्लास में सब्जेक्ट पूरे होंगे नहीं होंगे मेरे को भी नहीं पता। एक साल के बाद की चीज मैं पहले बता नहीं सकता आपको। कैन यू गिव प्रीवियस टेस्ट सीरीज? बिल्कुल, सारी टेस्ट सीरीज ओपन है आपके लिए। अगर कोई टेस्ट हो जाता है उसको आप दोबारा अटेम्प्ट कर सकते हो, तो वो ओपन रहेगा आपके लिए। टेस्ट सीरीज ऐसा नहीं है कि उस समय देनी है आपको, आप बाद में भी दे सकते हो। मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी मैंने शुरू में बता दिया आपको। मैथमेटिक्स आपको एग्जाम से 3-4 महीने पहले स्टार्ट करनी है। कहाँ पर अवेलेबल है? ये प्लस पे अवेलेबल है। 3500 क्वेश्चन का जो क्वेश्चन बैंक है वो प्लस पे अवेलेबल है। इट इज अवेलेबल ऑन प्लस। और वो क्वेश्चन बैंक ऐसे ही नहीं है, वो क्वेश्चन बैंक कंसेप्ट के हिसाब से है। कंसेप्ट के हिसाब से मतलब जैसे आप जियोटेक उठाओगे, जियोटेक में पहला चैप्टर है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल के आपको 30 सवाल मिलेंगे। दूसरा टॉपिक है लेट सपोज क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल के आपको 30 सवाल मिलेंगे। तो वो जो क्वेश्चन बैंक है वो कंसेप्ट वाइज है, वो सब्जेक्ट वाइज भी है, चैप्टर वाइज भी है। एक नई चीज उसमें ऐड कर रखी है कंसेप्ट वाइज। तो आपका एक कंसेप्ट के ऊपर कम से कम 30 सवाल है उसमें। तो ऐसे टोटल हमारे पास 120 कंसेप्ट है पूरे इंजीनियरिंग के अंदर। उन 120 कंसेप्ट पे 30 सवाल है, तो 3600 प्रॉब्लम है टोटल। ऑलरेडी कंप्लीटेड सब्जेक्ट हम रिकॉर्डेड देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हो। जब भी आप कोई सब्सक्रिप्शन लेते हो पूरा प्लेटफॉर्म आपके लिए खुल जाता है। वेन एवर यू टेक सब्सक्रिप्शन, चाहे वो 1 महीने का हो, चाहे 2 महीने का हो, चाहे 5 महीने का हो, चाहे 1 साल का हो, पूरा प्लेटफॉर्म आपके लिए ओपन होगा। पास्ट में जो भी क्लासेस हो चुकी है वो सारी अवेलेबल होंगी। पास्ट का जो भी कंटेंट होगा वो आपके लिए सारा अवेलेबल रहेगा। तो वो आप आसानी से देख सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। देयर इज नो इशू इन दैट। हाउ टू एक्सेस द टेस्ट सीरीज? मेरे फेसबुक आईडी पे जाओ, सारे लिंक अवेलेबल है। फेसबुक आईडी पे जाइए, सारे लिंक अवेलेबल है। ग्रुप में आपको सारे लिंक मिल जाएंगे, या तो ग्रुप में से लिंक ले लो, या फेसबुक आईडी पे जाओ, सारे लिंक अवेलेबल है वहां पे। ऑल द लिंक्स आर अवेलेबल। या अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड करो, वहां पर सारे लिंक अवेलेबल है। देयर ऑल द लिंक्स आर अवेलेबल। तो ये कोई इशू है ही नहीं। आप वापस लेंगे सारे सब्जेक्ट कहां पर? हम वापस लेंगे सारे सब्जेक्ट कहां पर? कहां पर? स्पेशल क्लास की बात कर रहे हो, या यू आर टॉकिंग अबाउट स्पेशल क्लास, और यू टॉकिंग अबाउट प्लस? स्पेशल क्लास की बात कर रहे हो या प्लस की बात कर रहे हो? प्लस पे, बिल्कुल प्लस पे सारे वापस लेंगे। अभी फेब में से वापस सारे स्टार्ट सब्जेक्ट हो जाएंगे। फ्रॉम फेब्रुवरी अगेन द इंटायर सिलेबस विल स्टार्ट। गेट के लिए पीवाई क्यू कोई सा भी लगा सकते हो। पीवाई क्यू का मैंने आपको पर्पस बता दिया क्या होता है। आप डिस्कस व्हाट द पर्पस ऑफ पीवाई क्यू। पीवाई क्यू का पर्पस होता है ये पता करना है कि जो कंसेप्ट आपने पढ़ लिया उसको अप्लाई कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। सवाल कोई सा भी हो, चाहे गेट का हो, चाहे ईएससी का हो, चाहे एसएससी जेई का हो। कितने आवर्स डेली पढ़ना है? अगेन इट डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन। किसी को देर से समझ में आता है, किसी को जल्दी समझ में आ जाता है। तो
कईयों के लिए 2 घंटे बहुत ज्यादा होते हैं, कईयों के लिए 10 घंटे भी कम होते हैं। तो वो आप पे डिपेंड करेगा आप कितने आवर्स इन्वेस्ट करके आउटपुट निकाल पाते हो। कोई फिक्स स्टैंडर्ड चीज नहीं है। सो दिस इज नॉट स्टैंडर्ड कि मुझे इतने घंटे ही पढ़ना है रोज। कंटेंट कवरेज तो स्पेशल क्लास में भी ऑलमोस्ट पूरा ही है सर, ओसीएफ के। बिल्कुल, मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मैंने स्पेशल क्लास ली, मैं कहीं पे कंटेंट नहीं कम करूंगा, तो मेरी तरफ से कोई कंटेंट नहीं जाएगा आपका, प्रोवाइडेड स्पेशल क्लास होनी चाहिए। और स्पेशल क्लास होगी या नहीं होगी वो मुझे भी नहीं पता होता फ्यूचर में, तो वो एक अलग इशू है, वो एक सेपरेट चीज है। तो अगर मेरी क्लास होगी कंटेंट पूरा मिलेगा आपको, पर स्पेशल क्लास होगी तब। अब कब तक होगी स्पेशल क्लास वो डिपेंड कर जाता है टाइम की अवेलेबिलिटी के ऊपर। इट डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम। यस, यू कैन डेफिनेटली प्रिपेयर विद द जॉब। अभी जो हमारा जो ये स्पेशल क्लास की सीरीज चली है वो अवेयरनेस है गेट 2022 और 23 के लिए। उसका पूरा कैलेंडर मैंने आपको दिखा दिया है। दिस कंप्लीट कैलेंडर ऑफ हाउ टू प्रिपेयर फॉर 2022-23 इज अवेलेबल। ये मेरी इंट्रोडक्शन क्लास थी, इसके बाद की पूरी क्लासेस का शेड्यूल आपके सामने है। इसमें हर एक सब्जेक्ट के बारे में तैयारी कैसे होगी वो आपको बताया जाएगा। अभी तो मैंने आपको एक होलिस्टिक व्यू दिया है कि गेट की तैयारी कैसे करनी है ओवरऑल। हर सब्जेक्ट में किन चीजों का ध्यान देना है वो सेपरेट एनालिसिस करके देंगे यहाँ पे आपको, तो उसके लिए सेपरेट क्लासेस दे रखी है। शेड्यूल मेंशन है यहाँ पे, शेड्यूल इज बीइंग मेंशन्ड। हाँ बिल्कुल सही बात है, इसका मतलब है मैं पूरा कराऊंगा, और उसकी कोई गारंटी नहीं है कि 1 साल में होगा, 2 साल में होगा या 3 साल में होगा, तो उसकी भी कोई गारंटी नहीं रहती। जैसे एग्जाम्पल आपके आज के आई, आज सुबह सोहेल की क्लास नहीं हुई और आज बीच में ये वाली क्लास आ गई, तो ये वाला टाइम तो किसका होता है? आप तो रोज लगाते हो स्पेशल क्लास, ये 7 बजे वाला टाइम किसका होता है? ये तो पीवाईक्यू का होता है। तो आज आपकी पीवाईक्यू हट गई, तो आज का टाइम चला गया, पर प्लस क्लास नहीं हटेगी। तो सिलेबस तो पूरा कराऊंगा, पर कितने टाइम में कराऊंगा वो नहीं पता रहता। दैट इज नॉट नो। क्लियर है? 8:30 वाली क्लास सॉइल की नहीं होगी। 8:30 बजे दूसरा शेड्यूल लगा रखा ना, देखो तो सही। 8:30 पे आपकी गेट की क्लास लगाई हुई है, तो फिर सॉइल की क्लास कैसे हो जाएगी? स्पेशल क्लास का कंटेंट डिलीट होगा नहीं होगा, अगेन डिपेंड करता है पॉलिसी क्या है अकेडमी की, तो उस चीज पे मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगा कि स्पेशल क्लास का कंटेंट डिलीट होगा या नहीं होगा। तो ये सारी चीजें डायनेमिक है, ऑल दीज थिंग्स आर डायनेमिक, इट कैन नॉट बी कमेंटेड अपॉन। उस चीज के ऊपर कमेंट नहीं कर सकते क्योंकि उसकी कोई कमिटमेंट ही नहीं है। तो जब उसकी कमिटमेंट नहीं है तो मैं भी उसके बारे में कुछ नहीं बोल पाऊंगा। हाँ, आज एडिशनल टॉपिक की क्लास है ना, इसके बाद 8:30 से आपकी एडिशनल टॉपिक की क्लास है। 28 से स्टार्ट हो रही है, तो 28 से स्टार्ट हो रही है क्लासेस प्लस पे, उसका भी शेड्यूल दे दिया आपको। तो फ्रॉम 28 दिसंबर न्यू बैच स्टार्टिंग, नया बैच स्टार्ट हो रहा है आपका फॉर गेट 2022। और जो गेट 23 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनका भी 28 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। तो 28 दिसंबर से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो रही है 2022 के लिए भी और 23 के लिए भी। डाउट हाईलाइटेड है, क्या है डाउट? सर गेट पीवाईक्यू के न्यूमेरिकल नहीं होते बट वन लाइनर्स हो जाते हैं, हाउ टू इम्प्रूव? प्रिया सोनी, इट इज इमटेरियल वेदर न्यूमेरिकल और थ्योरी क्वेश्चंस आर नॉट गेटिंग कवर्ड। अगर आपसे कोई सा भी सवाल नहीं बन रहा है इसका मतलब उसकी थ्योरी में इशू है। आप जब भी सवाल अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हो उसका मतलब थ्योरी के अंदर ड्रॉबैक है, थ्योरी के अंदर लैकुना है। हम उसकी थ्योरी को स्ट्रॉन्ग करेंगे, सवाल अपने आप बन जाएगा। क्लियर चीज? तो अगर आपसे सवाल नहीं बन रहा इसका मतलब थ्योरी कंप्लीट नहीं है हमारी, आपको उसका कंसेप्ट दोबारा पढ़ना पड़ेगा। अगेन यू हैव टू रीड द कंसेप्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक, उस पर्टिकुलर टॉपिक का। क्लियर? 2021 के बैच तो चल ही रहे हैं, 2021 के बैच तो चल ही रहे हैं। For 2021 बैचेस आर रनिंग, आप ज्वाइन कर सकते हो उसे, यू कैन ज्वाइन दैट। इज द न्यू कोर्स आल्सो फॉर न्यू कोर्स? ईएससी का जो कोर्स है उसमें गेट का सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, तो आप ऐसे बोल सकते हो गेट का जो सिलेबस है वो ईएससी के सिलेबस का सबसेट है। द सिलेबस ऑफ द गेट इज सबसेट ऑफ ईएससी। टाइमिंग भी बता दीजिए सर फॉर स्पेशल क्लास। स्पेशल क्लास की टाइमिंग रोज चेंज होती है,
उसकी नोटिफिकेशन आपके ऐप पे आ जाती है। तो जब भी स्पेशल क्लास होती है आपके पास एक मैसेज आता है। स्पेशल क्लास का टाइम ग्रुप पे भी अवेलेबल होता है। स्पेशल क्लास का टाइम मेरे फेसबुक और टेलीग्राम पे भी अवेलेबल होता है, इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल होता है। तो स्पेशल क्लास का टाइम आप कहीं से भी देख सकते हैं। न्यू बैच 2022 कब से स्टार्ट होने वाला है? राज कश्यप, अभी मैंने दिखाया 2022 कब से स्टार्ट होने वाला है, ये रहा टाइम, 28 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है 2022। तो 2022 गेट के लिए जो आपका बैच है वो 28 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। तो इसके बाद जो आपकी क्लासेस होंगी वो सब्जेक्ट वाइज होंगी। अब जो भी आपके आगे क्लासेस होंगी उसमें हर सब्जेक्ट की प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी कैसे रखनी है, दैट विल बी डिस्कस, उसको हम डिस्कस करेंगे। चलिए, सो वी आर डन विद टुडेस क्लास। सो विल मीट ऑन 22nd, परसों मिलते हैं हम, परसों हमारी क्लास है। परसों विल डिस्कस अबाउट प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी ऑफ एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। तो मेरी एक क्लास 22 को लगी हुई है और एक क्लास 24 को लगी हुई है जियोटेक की। तो विल मीट फॉर द सेम पर्पस ऑन 22nd। चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू ऑल।